नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा जो कि लिखे गए हैं। हम सभी साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। उसके फीचर्स हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में थॉरोली देखा है। आज तीसरा वीडियो साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसका पॉइंट नंबर 10 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। इससे पहले आप सभी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी साहस मिलते रहे एजुकेशनल वीडियो आगे भी लाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 10 पॉइंट क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। जिस प्रकार से हमारे लिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। तो क्या बोल रहा है कि जो शुरू में संविधान बनाया गया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं बताए गए थे नागरिकों के। दीज वर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल एमरजेंसी। ये कब ऐड किए गए? इंटरनल एमरजेंसी के दौरान, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस दौरान 1975 से 77 में। कैसे? 42वां संशोधन करके 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के बेसिस पे, जो कि रिकमेंडेशन था स्वर्ण सिंह कमेटी जी का, उसके बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटी को बनाया गया, जोड़ा गया संविधान में। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। 86वां जो संशोधन हुआ संवैधानिक जो 2002 में, उससे एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल 51A स्पेसिफाइज द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बोल रहा है कि पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें कि एक आर्टिकल है 51A, वो स्पेसिफाई करता है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। क्या क्या है आइए देखते हैं। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्या फंडामेंटल ड्यूटी है? अपने संविधान की इज्जत करना। दूसरा, टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पहला हो गया। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन। ये चीज़ें बताई गई हैं कि संविधान का, अपने झंडे का, अपने एंथम्स का, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का, भाईचारा बना रहे, इन सभी चीज़ों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को चिन्हित किया गया। इन सभी चीज़ों को द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन्स दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स दे हैव ऑल्सो टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज़ दे ऑट टू देयर कंट्री। तो जो हमें राइट संविधान देता है, जो अधिकार देता है, साथ ही साथ हमें कुछ कर्तव्य भी देते हैं their society and to their fellow citizens. However, like directive principle, the duties are also not justiciable in nature. तो सिर्फ फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है अगर वो ब्रीच होता है, ब्रोक होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट्स के बेसिस पर जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना ही जस्टिसिएबल है और ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अ सेकुलर स्टेट, क्या बोला है संविधान ने? एक सेकुलर स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर स्टेट, हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। ये तो ज़रा सर गलत जोड़ा गया है, ये तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, क्योंकि ये बिना किसी चर्चा के इसे ऐड किया गया था 42वां संशोधन में, जब इमरजेंसी था उस दौरान। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है सेकुलर स्टेट का मतलब। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। ये भी 42वां संशोधन इमरजेंसी के टाइम पे जोड़ा गया था 1976 में। तो लिखा गया है कि द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो जो सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? 42वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। बी ए द प्रीएम्बल, दूसरा क्या है? प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये बहुत सही बात है कि जो प्रस्तावना है हमारा, उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे नागरिक हैं वो उन सभी नागरिकों के लिए लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, फेथ एंड वर्शिप के लिए जगह दी गई है। ये सही है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि जो राज्य है किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और सभी लोग कानून के नज़र में और कानून के जरिए प्रोटेक्शन भी पाएंगे और कानून के नज़र में बराबर हैं। चौथा क्या बोलता है? द स्टेट डी, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे सिर्फ राज्य से नहीं है, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो यूनियन हो, उसको स्टेट कहते हैं इस टर्म में। तो स्टेट का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल कंट्री भी बोल सकते हैं इसमें, या ओवरऑल किसी देश को बोल सकते हैं, ठीक है।
तो राज्य को बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें मिक्स है। तो इसमें देखिए क्या बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो जो कंट्री है या फिर जो जो राज्य है उस वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किस बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे। आर्टिकल 15 बोलता है ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो अधिकार मिलेंगे रोज़गार के, वो उसमें सभी को बराबरी दर्जा दिया जाएगा। आर्टिकल 16 All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate any religion। जो भी व्यक्ति हैं, पर्सन है, वो आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग ये है कि वो कुछ मतलब जो भी प्रैक्टिस करते हैं रिलीजन, जो भी उनका है, जो भी उनका धारणा है मन का, वो उसको प्रैक्टिस कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को हार्म करेंगे, ठीक है। अपने दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर सारी चीज़ों को करना है, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। तो जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होंगे, जो भी संगठन होंगे, वो अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 26 नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन। कोई भी व्यक्ति को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो टैक्स पे करे, क्योंकि उस टैक्स से पैसे से किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हमारे कंट्री में उल्टा ही होता आता आ रहा है। आर्टिकल 27 ये कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। तो कोई भी कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दिए जाएंगे और मेंटेनेंस भी उसका स्टेट के द्वारा नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। कोई भी जो व्यक्ति है उसके पास राइट है कि वो अपने भाषा को, अपने स्क्रिप्चर्स को, अपने कल्चर को सेव कर सके। आर्टिकल 29 ये कहता है ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जो भी माइनॉरिटी हैं वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद आर्टिकल 30 में बोला गया है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोला गया आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग। द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कनोट्स अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन, द चर्च एंड द स्टेट एंड पॉलिटिक्स। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का क्या है कि दोनों रिलीजन और जो स्टेट पॉलिटिक्स अफेयर है वो टोटली डिफरेंट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इनएप्लीकेबल इन द इंडियन सिचुएशन वेयर द सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस। लेकिन यही चीज़ इंडिया में नहीं है, यहाँ पे धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियस और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजियस इक्वली। Moreover, the Constitution has also abolished the old system of communal representation। संविधान ने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थे कि सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हटा दी गई, ठीक है। 12वां पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें वोट को लेकर हम बात करेंगे। भारतीय संविधान ने क्या दिया है, हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, किस इलेक्शंस के लिए, तो देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकसभा और राज्यों के चुनाव के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए वोट का अधिकार गया है। एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज हैज़ राइट टू वोट। जो 18 साल से कम नहीं है उन सभी को वोट देने का अधिकार है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेट, वेल्थ एंड सो ऑन, इन सभी के डिस्क्रिमिनेशन के बिना सब पर्सन जो 18 साल से ऊपर के वो वोट कर सकते हैं। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर। पहले 21 साल था 1989 में, 1989 में, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया गया 21 साल से 18 साल। कौन से संशोधन के द्वारा, 61वां संशोधन के द्वारा 1988 में, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड हाईली रिमार्केबल इन व्यू ऑफ द वास्ट साइज ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था संविधान के जो भी बनाने वाले थे उनके द्वारा, कि इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश, इतने बड़ी भूभाग वाले देश में जहाँ पे पॉवर्टी भी है, इनइक्वालिटी भी है और लिटरेसी भी है, तो उसके बेसिस पर अडल्ट फ्रेंचाइजी ये बहुत ही उम्दा स्टेप था।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या करता है? डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बड़ा बनाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट वोटर्स में बढ़ता है, प्रेस्टीज देता है कॉमन पीपल को, अरे मेरे पास वोटिंग राइट है, मैं वोट करूँगा तभी देश चलेगा, ऐसी चीज़ें। 13वां पॉइंट क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। Though the Indian Constitution is federal and emphasizes the dual political center and states, it provides for only a single citizenship, that is the Indian citizenship। बहुत अच्छी चीज़ है ये सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब कि जो भारतीय संविधान है, भले ही हमारा फेडरल संघीय ढांचा है राज्यों में और केंद्र में, लेकिन ये हमें एक समान अधिकार नागरिक होने का दर्जा देता है। इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए ऑन द अदर हैंड ईच पर्सन इज़ नॉट ओनली ए सिटीजन। लेकिन वही यूएसए में देखिए तो वो सिर्फ किसी राज्य का स्टेट, वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। यूएसए में वो राज्य के भी सिटीज़न है और उसमें नेशनल गवर्नमेंट का भी। तो लिखा क्या ऑन द अदर हैंड ईच पर्सन इज़ नॉट ओनली ए सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो सिटीजन ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। इन इंडिया ऑल सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर born or reside enjoy the same political and civil rights of the citizen all over the country and no discrimination is made between them। तो इंडिया में क्या है कि सभी नागरिक एक समान है, चाहे वो कश्मीर में रहे, चाहे वो कन्याकुमारी में रहे, चाहे वो मेघालय में रहे, चाहे वो राजस्थान में रहे, हर व्यक्ति के अपने हर व्यक्ति का सेम अधिकार दिया गया है, पॉलिटिकल और सिविल दोनों। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अ सिंगल सिटीजन यूनिफॉर्म टू इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग अ कम्युनल राइट्स। उसके बावजूद कई जगह पे कम्युनल राइट्स भी होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, जातियों के भाषाओं के बेसिस पे और भी एथनिक डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। दिस मीन्स दैट द चेरिश्ड गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर टू बिल्ड यूनाइटेड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन हैज़ नॉट बीन फुल्ली रियलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। 14 पॉइंट का है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इस्टेब्लिश। कई सारे स्वतंत्र संस्थाएं भी बनाई हैं संविधान ने, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, काउंटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो क्या इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है जो कि किसी के प्रेशर में बिना आए काम करती हैं। 15 पॉइंट क्या है? इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न को भी संविधान साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इलेबोरेटिव इमरजेंसी प्रोविज़न। 3 तरीके के इमरजेंसीज होती हैं, देखते हैं। Constitution images 3 types of emergencies: the national emergencies on the ground of war or external affair, कि जैसे कि कोई किसी देश ने हमला कर दिया, बाहरी देशों से लड़ाई हो रही है, तो नेशनल इमरजेंसी हो सकता है। कब? जब वार होता है या आर्म्ड रिबेलियन होता है, ठीक है। आर्टिकल 352 में इसकी चर्चा की गई है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे थॉरली। स्टेट इमरजेंसी क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि चुनी हुई सरकारें हैं वो गिर जाती हैं या वो भंग हो जाती हैं और वहाँ पे पब्लिक डिस्टर्बेंस है, टर्मोइल है, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, उसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। पैसा नहीं है, बहुत कम है, दिवालिया हो गए हैं, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, आर्टिकल 360 वो बताया जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 तरीके की इमरजेंसी है: नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। और इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल हो जाता है और जो राज्य होते हैं वो पूरी की पूरी कंट्रोल हो जाती है सेंटर के द्वारा। तो ये जो फ्लेक्सिबल और ये जो काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, ये बहुत ही यूनिक फीचर है भारतीय संविधान का। 16वां क्या है? 3 टायर गवर्नमेंट है। 3 टायर गवर्नमेंट पहले तो सिर्फ 2 ही टायर गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट, लेकिन 73 और 74वां संशोधन जो हुआ संविधान में 73 और 74 1992 में, उसने 3rd टायर को भी ऐड किया, जो कि लोकल गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं। नगर पालिका का जो चुनाव होता है या फिर महानगरों का चुनाव होता है, वो सब चीज़ जो कि किसी और संविधान में, किसी और देश के संविधान में नहीं मिलेगा। तो थॉरली आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। 17वां पॉइंट क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में भी साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ए फंडामेंटल राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट दिया गया आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग। इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट कर सकते हैं आर्टिकल 43B के अकॉर्डिंग। और 9B में इंटाइटल किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत सारे आर्टिकल्स उसके पार्ट्स को, ठीक है।
तो ये था हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि हम लोगों ने 3 वीडियो में थॉरोली देखा है। आगे हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी थोड़ा समझ कर पढ़िए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको फिर से डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।